गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए न्यूज़पेपर की क्लास करते हैं। न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में, चाहे हम किसी भी पर्पस से इंग्लिश सीख रहे हों, कम्युनिकेशन के पर्पस से या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पस से, बोथ चीज़ों के लिए हमें रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल सके और आप इसे सेल्फ रीड कर सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारा कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है जब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, मीन्स आपके पास में जो जितना भी है ना, उस चीज़ को लेके आप संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। आप ओवर प्राइड वाली बात नहीं है यहाँ पे अपनी चीज़ों में आपके इनर फीलिंग है, आपके अंदर से आपको जो भी आपने अचीव किया है या जो भी आपके पास में है उसको लेके आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि हाँ, मतलब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम कंटेंटेड इन माई लाइफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीन्स यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, यू आर फीलिंग पीसफुल, आप खुश हैं जो भी कुछ है आपके पास में, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं, आप फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, शांति है आपके मन के अंदर, प्लीज्ड हैं, आप शांत हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग लिटिल, कम होने के बावजूद भी। डिस्पाइट क्या है? ये प्रेपोजिशन है और इसके साथ में एक एरर क्या बनता है एग्जाम्स में, खास करके मैं बात बताऊं तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा देते हैं। डिस्पाइट ऑफ हैविंग लिटिल, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी का सेम मीनिंग वाला वर्ड होता है इंस्पाइट, तो उसके साथ में हम लोग ऑफ लगाते हैं। दोनों का सेम ही मतलब है, आप इंस्पाइट ऑफ लगा देते या डिस्पाइट लगा देते, बट डिस्पाइट के साथ आप ऑफ नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और एक्स्ट्रा हम याद कर लेते हैं कि ये है हमारा प्रेपोजिशन, इसीलिए इसके बाद यहाँ पे वर्ब आई है हैव। तो हैव क्या है? वर्ब है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव लगा है। जैसे मैंने कहा मेहनत करने के बावजूद, तो हम इसको कैसे बोलते हैं? डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। डिस्पाइट, क्योंकि अब मेहनत करने के बावजूद, मेहनत करने यानी वर्किंग हार्ड, मेहनत। अब यहाँ पे डिस्पाइट के बाद वर्ब आ रही है तो अपने आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। इसके पीछे का रीज़न मैंने बहुत बार बताया हुआ है, क्योंकि प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करेगा, और जो ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में आया है ये अब वर्ब नहीं रह के ये जेरेंड बन गया है। बट इतना डिटेल में नहीं जानना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। रट गई होगी जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं। तो डिस्पाइट हैविंग लेड लिटिल मतलब बहुत कम होने के बावजूद भी वो कैसी जिंदगी जीते हैं? एक सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, बहुत संतुष्ट जीवन वो जीते हैं। दे लिव्ड कंटेंटेड लाइफ, लाइफ कैसी है उनकी? सेटिस्फाइड है, वो पीसफुल महसूस करते हैं, लाइफ को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाउन इन द डम्प्स, मीन्स आप दुखी महसूस कर रहे हैं। डाउन इन द डम्प्स मीन्स आप कैसा फील कर रहे हैं? दुख महसूस कर रहे हैं। सो फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड, लो और अनहैप्पी। जस्ट इसके ओपोजिट हो गया। कंटेंटेड का मतलब आप संतुष्ट हैं, हैप्पी हैं आप, और डाउन इन द डम्प्स मीन्स ये ईडियम होता है, इसका मीनिंग होता है आप दुखी महसूस कर रहे हैं। ये टेम्पररी के लिए भी हम बता सकते हैं, जैसे राइट नाउ आई हैड डाउन टुडे माय डे वाज नॉट सो गुड, मीन्स आई हैड अ डाउन इन द डम्प्स, मीन्स आई डेंट फील गुड टुडे। सो ग्लोमी, ये सब दुखी के सिनोनिम्स हैं, सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं ये सैड के हैं। और अभी जब मैं CHSL का पेपर आपको वोकैबुलरी करवा रही हूँ सिनोनिम्स, उसमें ये सारे शब्द आए हुए थे। कौन सा आया था? ग्लोमी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ग्लोमी का मतलब सैड है। ब्लू, आपको पता है ब्लू जो है ये नेगेटिव को दिखाता है। ब्लू फील कर रहे हैं मतलब आप दुखी महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे सोचो कि अगर आसमान हमेशा ब्लू ही रहे, मतलब वो आपका क्लियर ना हो, अगर जो
देश में जिनमें गर्मी होती ही नहीं है, उनमें सर्दी ही रहती है, तो आसमान एकदम ब्लू ब्लू होता है, तो वो कैसा महसूस करेंगे? एकदम निराशा महसूस करेंगे, डिजेक्टेड महसूस करेंगे, डिप्रेस्ड महसूस करेंगे, है ना। सन की रेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सन पॉजिटिविटी लेके आता है। तो ब्लू जो है ना, अगर फीलिंग ब्लू का मतलब है आप दुखी महसूस कर रहे हैं, अनहैप्पी, ग्लोमी, सैड, डिजेक्टेड। और वैसे ही जो वर्ड ग्रीन है ये दिखाता है कि अभी आप कच्चे हैं, मतलब अभी आप अपने काम में इम्परफेक्ट हैं, अभी आप इमेच्योर हैं। ग्रीन इमेच्योरिटी को दिखाता है और ब्लू सैडनेस को दिखाता है। डाउनकास्ट मतलब आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, डिसहार्टेंड है। A little encouragement can help someone who is down in the dumps. Absolutely. अगर आप किसी को थोड़ा सा भी पुश करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी उस व्यक्ति की जो अभी कैसा महसूस कर रहा है, दुखी है वो व्यक्ति, डाउनकास्ट है वो, डिसहार्टन है। तो अगर आप उसको थोड़ा एंकरेज करेंगे, उसको पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ। देखो, जो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है, अब आप उसको कितना भी ज्ञान दो, ज्ञान आप दीजिए, ऐसा बात नहीं है कि ज्ञान नहीं देना चाहिए, मतलब उसको नहीं समझाना चाहिए। ज्ञान से मेरा मतलब समझाने से है, ऐसा नहीं है कि हमें उसको समझाना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली मैं आपको भी समझाऊंगी, आपको भी मैं डांटूंगी, बट अगर सपोज कि उस दिन कुछ खराब हो गया आपसे, तो वो समय नहीं है डांटने का, क्योंकि आप ऑलरेडी सैड हैं। आप फिर आपको समझाया जाएगा तो आप अच्छा नहीं महसूस होगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको उस दिन मत डांटो जिस दिन उन्होंने गलती की है। बाद में आराम से जब उनको अच्छा महसूस हो तब बोलो कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, इससे बेहतर होता है तुम ऐसे करते तो उसको समझ भी अच्छे से आएगा और वो आपकी बात की रिस्पेक्ट भी करेगा। तो गलत होने पे पीटना नहीं चाहिए, उस बात को सुनना चाहिए, ठीक है। सो उसको एंकरेज करना चाहिए अच्छी चीज़ के लिए। अरे कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब क्यों इतना परेशान होना। अगर सपोज आपके बच्चे के मार्क्स कम आ गए, अब उस दिन आप उसको मारोगे तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उसको उस दिन मत बोलो, उसके बाद बिठा के समझाइए, बेटा ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारी फ़ायदा होगा, ये वो जो आपको सही लगे, बट सेम डे नहीं, है ना। वो ऑलरेडी दुखी है तो वो क्या ही समझेगा आपकी बात को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट से। एंड अगेन मैं यही बात बोलती हूँ, ये जो कम्युनिकेशन जो बच्चों को अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है, उनको फील होता होगा कि मैम ये तो बहुत हाई वर्ड्स हैं, इनको हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। सही बात है, बट अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो सोचो ना, अब आप एक बिगिनर नहीं रहेंगे ना, आप एक अच्छे लेवल के स्पीकर बन जाएंगे। सो मैंने यही बोला है कि जैसे मैं बिगिनर वाले जो वर्ड्स होते हैं जो अलग मैं क्लास लेती हूँ, जैसे कि जिसमें 50 वोकैबुलरी ऑफ एवरीडे लाइफ या अल्फ़ाबेटिकल वोकैबुलरी होती है, उसमें तो मैं बहुत बेसिक वर्ड करवाती हूँ, बट ये तो एडिटोरियल से या न्यूज़पेपर से लिए हुए शब्द हैं और ये बहुत कैजुअल हैं, बट क्योंकि हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें आता नहीं है। आएगा तो हम यूज करने लगेंगे। सो एडवर्स सिचुएशन कौन सी होती हैं? जो आपके लिए आपके विपरीत काम कर रही है, आपके फेवर में काम नहीं कर रही है। वो सिचुएशन जो अनफेवरेबल है, आपके फेवर में नहीं है, आपको एडवांटेज नहीं दे रही है, वो डिसएडवांटेज कर रही है। जैसे कि अब एडवर्स वेदर होगा, मतलब अगर कोई फ्लाइट है ना, उसको जाना है और मौसम खराब है, तो एडवर्स वेदर उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा कि अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा? अनफेवरेबल। अगर मौसम खराब है तो फ्लाइट के दुर्घटना होने के चांसेस इंक्रीज हैं, तो वो एडवर्स सिचुएशन है उसके लिए। तो हैविंग अ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव, ये नाउन है, ऑन समथिंग, तो किसी चीज के ऊपर में गलत प्रभाव होना, हार्मफुल इफेक्ट होना। सिनोनिम्स अनफेवरेबल है वो चीज, हार्मफुल है, नेगेटिव है, खतरनाक है, डिफिकल्ट है। तो स्ट्रेस का हमारे हेल्थ के ऊपर में कैसा इम्पैक्ट होगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा? अनफेवरेबल होगा। स्ट्रेस आपको मोटिवेट थोड़ी करेगा, आपको एडवांटेज थोड़ी पहुंचाएगा। जैसे कि ये जो क्लास है ये आपके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगी एग्जाम में कि फेवरेबल सिचुएशन, मतलब आपके लिए फेवरेबल होगी ना, आपको वो शब्द आते होंगे, आप
क्या हो गए, आप उतने इंटेलिजेंट हो गए हो, उतने आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगी अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हैं तो। एडवर्स हो जाएगा अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर वो आपके लिए एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मीन्स आपके अनफेवरेबल हो जाएगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्स का एडजेक्टिव है, यानी प्रतिकूल, आपके अनुकूल नहीं होगी। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो वो आपके अनुकूल होगी, अगर आपका एग्जाम है वो आसान हो जाएगा। अगर मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप 15 मिनट के लिए डेफिनेटली अच्छे इंग्लिश न्यूज़ चैनल को देखिए और उनके एक एक शब्द को आप सुनिए, तो आप देखेंगे कि हाँ यार ये मैम ने वर्ड बोला था, यानी मैं भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप यूज़ करने लग जाएंगे जब आप डेली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। कंटेंटेड का मतलब व्हेन यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, यार मुझे अब और नहीं चाहिए अपने जीवन में, आई एम कंटेंटेड विद माई लाइफ, मीन्स आई एम हैप्पी वट एवर आई हैव। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिलियंस। रेजिलियंस ENCE लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। रेजिलियंट आपका एडजेक्टिव होता है। रेजिलियंस का मतलब होता है जब आप कठिन परिस्थितियों से उभरने की क्षमता रखते हैं। तो रेजिलियंट है वो व्यक्ति, मतलब वो कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकलने की क्षमता रखता है। वो उतना रिजिड है, इतना मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं, टफनेस है, इतनी स्ट्रेंथ है कि कुछ भी हो जाए, डिटर्मिनेशन है कि वो कुछ भी हो जाए वो वापस करेगा, वो कम बैक जरूर करेगा अपना, तो वो रेजिलियंट है। तो रेजिलियंस का मतलब यही हो जाए कि आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है टू बाउंस बैक, मतलब फिर से आप वापस आएंगे, फिर से लड़ेंगे। अगर कोई डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, आप फेल हो गए, लेकिन आप रेजिलियंट हैं, तो आप दोबारा से मेहनत करेंगे और जब तक मेहनत करेंगे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। तो ये रेजिलियंट लोग ही हो सकते हैं जो बार बार फेल होने के बावजूद लगे रहते हैं और फिर वो एक दिन डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रेजिलियंट होना होगा, आपको उतना डिटरमाइंड होना होगा कि कितनी भी असफलता मुझे मिल जाए मैं हर बार लड़ूंगा। तो रेजिलियंस मतलब कठिन परिस्थितियों से उभरने की क्षमता है आपके अंदर में। तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है। एंड्योरेंस का जो परफेक्ट मीनिंग होता है वो होता है झेलना, किसी चीज़ को झेलने की क्षमता है ना, तो वही मीनिंग हो गया। उससे आप परिस्थिति को आप उससे उभर सकते हैं। टफनेस है आपके अंदर, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। लाइफ टेस्ट योर रेजिलियंस बिफोर रिवॉर्डिंग यू, दिस इज सो ट्रू। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, ये आज का ज्ञान है, ज्ञान, मेरा ज्ञान आप लोग यहाँ पे ले लीजिए कि जिंदगी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा शायद कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं होगा, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने रेजिलियंट हैं ये होता रहेगा, बार बार जिंदगी आपका इम्तिहान लेती रहेगी, टेस्ट लेती रहेगी। और जब आप अनएक्सपेक्टेड मैनर में फिर आपके साथ में पॉजिटिव मैनर में चीज़ें होने लगेंगी। अभी मेरा एक स्टूडेंट, दीपावली के दिन की बात है, उसका बहुत मतलब ऐसा नहीं है वो अकेला बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी कोशिश कर रहे हैं लगातार, फाइनल मेरिट लिस्ट में जाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और यही होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने फाइनल मेरिट लिस्ट में चले गए आपका हो जाएगा, आपको फाइट करते रहना है। सोचो वो जब CPO में जब वो फर्स्ट टाइम उसने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट की थी, उसी टाइम उसने फर्स्ट फॉर्म फिल किया था, उसी टाइम पे उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिजिकल क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ, लेकिन जो चौथी लिस्ट आई यानी मेरिट लिस्ट उसमें उसका नहीं हुआ और अब उनका थर्ड अटैम्प्ट है। तो ऐसा फोर्थ अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है ये। तो ऐसे होता है, आप सोचो भी बच्चा कैसा महसूस कर रहा होगा। लेकिन अभी इस बार में एक स्टूडेंट है मेरा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, उसको CRPF मिला है। सो आपको बार बार फाइट बैक करना होगा, फाइट बैक करते रहना है। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ कैसी है, मतलब जिस बच्चे का भी CRPF हुआ है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था और दूसरे बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट पहले में ही वो क्लियर होके फाइनल तक गए थे। तो अब ऐसा नहीं है कि इनको डिमोटिवेट होना है, नहीं, इनके लिए भी है, आई नो टफ है, बट रेजिलियंट आप हो तो आप फाइट बैक करोगे और आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। बस यही ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर भर के रखनी है कि मैं जीतूंगा,
कुछ भी हो जाए मैं जीतूंगा, मतलब या तो मैं जीतूंगा या मर जाने का, और ऐसे नहीं मरना है, खुद से कुछ नहीं करना है गधाओं की तरह, ठीक है। कन्फाइड इन का मतलब होता है कन्फाइड इन, जिसपे आप अपने दिल की बात जिसके साथ, फिड का मतलब होता है फेथ सॉरी, है ना। इनफिडिलिटी होता है आपका जब कोई आपके साथ विश्वासघात करता है या वो आपको धोखा देता है। इनफिडिलिटी मतलब जो आपको धोखा देता है। तो कन्फाइड करना मतलब आप किसी पे फाइड कर रहे हैं, मतलब आप उस पर फेथ रख रहे हैं, और जिस पे आपको फेथ होता है, भरोसा होता है, उसी के साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। तो आपको उस पर इतना भरोसा है कि उससे आप अपनी जो एकदम डीप डाउन सीक्रेट वाली बातें हैं वो उसके साथ आप शेयर कर रहे हैं। सो कन्फाइड इन करना मतलब किसी व्यक्ति पे बहुत भरोसा करना, तभी तो आप उसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं। सो टू ट्रस्ट समवन एनफ, आप उस पर इतना भरोसा करते हैं कि आप उसको अपने प्राइवेट फीलिंग्स, पर्सनल थॉट्स और उनके साथ अपने सीक्रेट्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। शी हैज़ नो वन टू कन्फाइड इन, कन्फाइड के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन रहता ही है। शी हैज़ नो वन टू कन्फाइड इन मतलब उसके पास कोई भी नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, है ना। शी हैज़ नो वन टू कन्फाइड इन मतलब उसके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ वो अपने मन की बात शेयर कर सके। आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास में भी नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति, तो आप कह सकते हैं आई हैव नो वन टू कन्फाइड इन, मीन्स मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं। नेक्स्ट ये ईडियम है हमारा, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का आप आंकलन कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। सो टेक स्टॉक ऑफ मतलब उस चीज़ का, जैसे मैं हमेशा आप ऐसे समझाती हूँ, जैसे दुकान होती है तो दुकान में आपके स्टॉक भरे जाते हैं ना, तो दुकानदार दिन के अंत में क्या करेगा, अपने स्टॉक को चेक करेगा कि आज कितना सामान उसका कौन कौन सा सामान है जो बिक गया है, और फिर वो अपनी डायरी में नोट डाउन कर रहा है कि हाँ मुझे ये इतना किलो सामान ये वाला मंगाना है, इतना किलो ये मंगाना है, नहीं इसका तो स्टॉक अभी रखा है, ये नहीं मंगाना है। तो अगर आप किसी चीज़ के स्टॉक को देख रहे हैं तो मतलब आप आंकलन कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सो अब देखो बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर अगेन प्रपोजिशन हो गया, तो देखो हमने यहाँ पे वर्ब लगाई आईएनजी फॉर्म में। तो रिएक्ट करने से पहले ये अच्छी चीज़ है कि हम उस चीज़ को पहले सही से जांच लें। सो इट इज़ बेटर टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। ये एक जनरल ट्रुथ नहीं हो गया है, ये एक फैक्ट नहीं हो गया है, तो आप इसको अपनी लाइफ में बोल सकते हैं कि बिफोर रिएक्टिंग इट इज़ बेटर टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, मीन्स इट इज़ बेटर टू इवेलुएट द सिचुएशन। जैसे हम लोग, किसी ने कुछ बोला और हम उसी बात पर रिएक्ट कर दिए, और आपने सेकंड की पर्सन की तो आपने ओपिनियन जानी ही नहीं, उसकी बात तो आपने समझी ही नहीं। सो रिएक्ट करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले बेहतर रहेगा कि हम सिचुएशन को अच्छे से जान लें। सो इट इज़ बेटर टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। द टीम गैदर्ड, टीम मिली, एक साथ एकत्रित हुई, क्या करने के लिए, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड प्लान द नेक्स्ट स्टेप, कि अभी कैसी परिस्थिति है, क्या है, उस सब चीज़ के बारे में समझने के लिए और अपने अगले प्लान को, अपने अगले स्टेप को प्लान करने के लिए। तो चलिए अब हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, Paul, learn, rise, repeat. Let's see. The young man consulting with me had a look of controlled anxiety. ये एक बहुत important structure है. Let's understand the structure first and then we will understand its meaning. अब आपको confusion हो सकता है कि ये consulting क्या है, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ये जो कंसल्टिंग करके दिया हुआ है ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंसल्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आपको एक बात बताऊं, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो शायद आपको ज़्यादा आसान हो जाए। द यंग मैन हु वॉज consulting with me had, अब आगे का सेम ही रहेगा, a look of controlled anxiety। ये समझ में नहीं आ गया? आ गया। यंग मैन वो आदमी जो मुझसे मिल रहा था, जो मुझसे मिला था या मिल रहा था,
उसके चेहरे पे कंट्रोल्ड एंजाइटी थी। ये तो समझना आसान हो गया। इसको हम, ये क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि यहाँ तक अगर हम देखें हु वॉज कंसल्टिंग विद मी, ये पूरा पूरा अगर हम देखें हु से लेके मी तक, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज हो गया, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से बना हुआ है तो इसको हम रिलेटिव क्लॉज कह सकते हैं। क्लॉज क्या होते हैं, अब ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन है ये। अब इस वाली लाइन में क्या किया है, इस सेंटेंस में क्या किया है कि ये हु और वॉज को नहीं लिखा, ये बना दिया है यहाँ तक, ये अभी भी क्लॉज ही रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज। अब ये क्या है, देखो रिलेटिव क्लॉज में आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग वर्जन हो जाता है, और इसी को एडवांस फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं इसी चीज़ को, तो हमने इसको क्या बना दिया, हमने इसी चीज़ को बना दिया हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज में, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया और एडवांस हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, अब इस यंग मैन के लिए हमारी वर्ब, जो ये यंग मैन सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब कौन सी हो गई, हैड। अब कंसल्टिंग क्या था, हु वॉज कंसल्टिंग, इसके अंदर हु वॉज और हाइड हुआ है। इस हु का सब्जेक्ट कौन है, मैन है, तो ये इसीलिए क्लॉज कह रहा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। तो ये कंसल्टिंग क्या हो गया, V4 हो गया हमारा। ये हमारा छिपा हुआ था, तो सीधा अगर हम वर्ब से शुरू कर रहे हैं तो हमने पार्टिसिपल क्लॉज कह दिया इसको, क्योंकि इसमें रिलेटिव भी अंदर है, सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है इसके अंदर में। अब यहाँ पे देखो, बस स्टॉप पर इंतजार कर रही लड़की थकी हुई लग रही थी। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, सपोज लड़की, अब सब्जेक्ट कौन है, हमारी लड़की है यहाँ पे, और आगे बताया हुआ है वो लड़की कैसी थी, बस कहाँ थी, बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। लड़की डेफिनेट हो गई तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द। सो द गर्ल, वो लड़की जो कहाँ इंतजार कर रही थी, बस स्टॉप पर। हु वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप वॉज लुकिंग टायर्ड। कैसी लग रही थी वो, टायर्ड लग रही थी, थकी हुई लग रही थी वो, है ना। अब अगर इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे बना दिया होता तो द गर्ल वेटिंग एट द बस स्टॉप, बाकी तो सेम ही रहेगा। क्या ये गलत हो जाता, नहीं हो जाता, बात ही तो सेम ही है, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे भी। फोन पर बात करने वाला आदमी मेरा भाई है, सब्जेक्ट कौन है, आदमी है, आगे बताया हुआ है फोन पर बात कर रहा है तो मैन डेफिनेट हो गया। द मैन हु इज, है बोला है तो प्रेजेंट में, द मैन हु इज टॉकिंग ऑन द फोन, जो फोन पर बात कर रहा है, ऑन द फोन इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। द मैन, ये सब्जेक्ट, ये रिलेटिव क्लॉज है इसका। हु कौन है, सब्जेक्ट अपने आने वाले नाउन को कनेक्ट करता है, वो भी आपका ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए, तो मैन को कनेक्ट कर रहा है, मैन सिंगुलर है तो ये इज इसके लिए आ गया। ये टॉकिंग हो गया, ये ऑन प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक कट गया ना, तो ये मैन का सब्जेक्ट कौन हो गया, मैन मेरा भाई है, द मैन इज माई ब्रदर, तो ये मेरा सब्जेक्ट, मैन का सब्जेक्ट, मैन का वर्ब कौन हो गई, इज हो गई। सेम एज यहाँ पे इस वाले मैन की वर्ब कौन सी हो गई, हैड हो गई। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज हो गया। इसको अगर मैं एडवांस में बोलना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, द मैन टॉकिंग ऑन द फोन इज माई ब्रदर, द मैन टॉकिंग ऑन द फोन इज माई ब्रदर। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया इज, हु इज, मैंने काट दिया। बेंच पर बैठा आदमी किताब पढ़ रहा है, हम कैसे लिखेंगे, बेंच पर बैठा आदमी, आदमी है और हम उसको डिफाइन भी कर रहे हैं, बेंच पर बैठा है, डेफिनेट बना रहे हैं उसको, और किताब पढ़ रहा है। देखो, द मैन सिटिंग ऑन द बेंच इज रीडिंग अ बुक, बन गया ना। मैंने हु इज नहीं लगाया यहाँ पे, मैंने द मैन सिटिंग ऑन द बेंच इज रीडिंग अ बुक। कनेक्ट कर सकते हैं आप, अब समझ पाएंगे ये स्ट्रक्चर कैसा है आपका। तो आई होप ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। तो अब जो कि अब हो सकता है आपको फिर कंफ्यूजन हो, बट जब आप मल्टीपल टाइम इस तरीके के सेंटेंस देखेंगे और जब जब मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा मैं वो आपको हाईलाइट करूंगी ताकि वो आपको याद हो जाए। तो बट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस टाइप के आप मिनिमम 2 सेंटेंस आप सोचेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो मैं ही वो सेंटेंस आपको दे देती हूँ। ओके,
किचन में खाना बनाने वाली महिला मेरी माताजी हैं। बहुत सिंपल है, किचन में जो खाना बना रही हैं वह मेरी माताजी हैं। एक बहुत सिंपल सेंटेंस हो गया। ओके, वह लड़का जो बाहर खेल रहा है मेरा बेटा है। वो लड़का जो बाहर खेल रहा है मेरा बेटा है। उसको इन दोनों सेंटेंसेस को आप मुझे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज के स्ट्रक्चर में बना के दीजिए। डन है। आगे देखें, यहाँ तक समझ में आ गया। कंट्रोल्ड एंजाइटी, एंजाइटी मतलब आप परेशान हैं। कंट्रोल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करके हैं। Okay, a self-check at home had shown his pulse to be faster and blood pressure to be higher than usual. ओके उसने सेल्फ चेक किया था, मतलब घर पर ही उसने चेक किया था, अपने घर पर ही। तो उसने जब अपने घर पे अपना चेक किया था तो उसने क्या दिखाया था, उसके चेक में, रिपोर्ट में क्या आया था कि जो उसकी पल्स रेट थी वो फास्ट थी और जो ब्लड प्रेशर था वो यूजुअल, जो नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा था। अब ये टू बी से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल भी मत परेशान होइए। अब देखो यहाँ पे आपको नाउन दिया हुआ है ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे आ सेल्फ चेक एट होम हैड शोन हिज पल्स, है ना। तो आ सेल्फ चेक एट होम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, सेल्फ चेक। चेक हमारा सब्जेक्ट है, चेक ने शो किया। एट होम ये तो अलग है, ये सब्जेक्ट नहीं है, चेक सब्जेक्ट है। तो आप ऐसे सोचो, इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो लिख लो, चाहे सब्जेक्ट है, फिर आपकी वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आपका यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे टू प्लस बी, और फिर आपने यहाँ पे एडजेक्टिव का कोई भी फॉर्म यूज कर लिया। तो इस टू बी का मतलब क्या है, अगर ये वर्ब प्रेजेंट में है तो इसका मतलब आप प्रेजेंट में यूज कर लेंगे, पास्ट में है तो पास्ट में। जैसे द रिपोर्ट हैड शोन वाटर टू बी सेफ। इसका मतलब, इसको सिंपल बनाऊं मैं तो ये हो जाएगा द रिपोर्ट हैड शोन, रिपोर्ट ने ये दिखाया था कि जो पानी है वो सेफ है। तो इस टू बी को हटा के आप सिंपली इज भी लगा सकते हैं। तो ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एडवांस बना दिया भाई, एडवांस का चक्कर है, स्ट्रक्चर सेम ही है भैया। टू बी को हटाकर आप सिंपल यहाँ पे बी का कोई भी फॉर्म आप लगा सकते हैं इस वर्ब के अकॉर्डिंग में। ठीक है जी। तो वाटर है, वाटर हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे इज लगा दिया। कोई प्लूरल फॉर्म होता तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट बना देते। डन है। आ जाओ। इट वॉज नेसेसरी, ये जरूरी था। इट वॉज नेसेसरी फॉर मी, मेरे लिए ये जरूरी था ये पता लगाना कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वॉज कॉजिंग द एलिवेटेड नंबर्स। ये देखो, ये आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है और बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा गया है, तभी तो हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो होगा ना। तो ये ज़रूरी था मेरे लिए ये पता लगा पाना कि क्या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जो ये नंबर्स को, मतलब जो उसकी पल्स रेट हाई है, बीपी हाई है, उसका एलिवेट कर रहा है, मतलब उसको इंक्रीज कर रहा है। कॉजिंग मतलब कारण बन रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। ही ओपनड अप मतलब उसने अपनी बात मुझे एक्सप्रेस की, ओपन अप होना मतलब एक्सप्रेस करना। एंड टॉक टू मी, और मुझसे बात की, अबाउट हाउ ही हैड स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच एंड बिल्ट इट इनटू अ सक्सेसफुल वेंचर। तो उसने मुझसे बात की, उसने मुझे बताया कि किस प्रकार उसने अपना बिजनेस शुरू किया था स्क्रैच से। स्क्रैच मतलब एकदम ज़ीरो से, एकदम ज़ीरो से उसने अपना बिजनेस शुरू किया और कैसे उसने उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया। ही कंटेंटेड हिज लाइफ मतलब हिज कंटेंटेड लाइफ, सॉरी, जो उसकी एकदम सेटिस्फाइड, जो अपनी अच्छा जीवन वो जी रहा था, वो कुछ ही साल रहा, लास्टेड फॉर अ फ्यू ईयर, कुछ ही साल रहा, अंटिल ही वॉज ड्यूप्ड बाय अ पार्टनर, फिर जब तक उसके एक पार्टनर ने उसको चीट नहीं किया। तो उसकी जो लाइफ थी, मतलब उसने एक अपना बिजनेस शुरू किया, एकदम ज़ीरो से बिजनेस शुरू किया और फिर उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। और जो उसकी एक हैप्पी लाइफ थी वो कुछ ही दिन की, कुछ ही साल रही, जब तक सब रही जब तक उसके जो एक पार्टनर, मतलब जो उसका पार्टनर था, आ पार्टनर मीन जो उसका पार्टनर था, उसने उसको धोखा दिया। ड्यूप करना मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना। नाउ आई एम बैक इन द डम्प्स मतलब मैं फिर से उसी स्थिति में आ चुका हूँ, मैं मतलब बहुत डिप्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ। उसने कहा आस्किंग मी फॉर हेल्प विद द एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेस। अब ये लाइन का मतलब क्या हुआ, मुझसे हेल्प मांगते हुए
है ना, विद द एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम द स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस, जो गलत स्थिति में वो जो फंस गए हैं या जो उनके साथ गलत हुआ है कि उनका पूरा बिजनेस किस तरीके से खराब हो गया, किस तरीके से उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, तो जो इस तरीके की जो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है उसका एडवर्स इफेक्ट, मतलब जो उसका खराब नेगेटिव परिणाम जो उनके ऊपर में हो रहा है, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी। यही मैंने कहा कि ये ट्रांसलेशन का नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन कहाँ दिया हुआ है इस सेंटेंस में, तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा अगर आप रियल में टारगेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। He was sure about the temporariness of the situation and his ability to bounce back. वो श्योर था कि ये जो सिचुएशन है ये टेम्पररी है और उसमें एबिलिटी है, योग्यता है कि वो डेफिनेटली फिर से बाउंस बैक करेगा। टेम्पररीनेस NESS लगा के उसको हमने नाउन बना दिया क्योंकि आर्टिकल लगा है, आर्टिकल के बाद में हमें नाउन की ज़रूरत है। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, श्योर आपका एडजेक्टिव है। I will take a leap again and this time protect myself from falls, he said. Again वो व्यक्ति जो परेशान था वो क्या कहता है, I will take a leap. leap मतलब मैं दोबारा से छलांग मारूंगा और इस बार मैं अपने आप को गिरने से प्रोटेक्ट कर लूंगा। इम्प्रेस्ड विद हिज ऑप्टिमिज्म, मैं मतलब ये जो डॉक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो राइटर हैं, मैं इम्प्रेस था उसके इस ऑप्टिमिज्म से। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप ये ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस हो गई है ना, आपकी आइडियोलॉजी हो गई, आपके सिद्धांत हो गए, आपका प्रिंसिपल हो गया, आप आशावादी किस्म के लोग होंगे या आप निराशावादी होंगे। निराशावादी को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना, बट अब जब हम पर्सन को कहते हैं तो व्यक्ति हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वर्ड पार की बुक में जहाँ पे हम रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी लर्न करते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा आपका। ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं, जो IST मतलब पर्सन। तो ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जो पर्सन के लिए बोलेंगे, जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि इट्स ओके, ये अभी का है, जैसे उन्होंने कहा ये टेम्पररी है, आगे मैं इस सिचुएशन को बाउंस बैक जरूर करूँगा। आई रोट अ शॉर्ट कोर्स ऑफ मेडिसिन टू कर्व हिज एनजाइटी, मैंने उनको मतलब कुछ दवाइयाँ दी जिससे उनकी जो ये एनजाइटी है उसको कर्व किया जा सके, उसको स्टॉप किया जा सके, सीज किया जा सके, उसको स्टॉप किया जा सके, उसको एंड किया जा सके। I reflected on the leaps of faith taken by people on different occasions. See the line. परफेक्ट ना, कितनी अच्छी इंग्लिश है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरीके के आर्टिकल रीड करती हूँ, क्योंकि ये मुझे भी चैलेंज करता है ना एक नए वे में सोचने के लिए, क्या हम इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो रिफ्लेक्ट करने का मतलब एक तो शो करना होता है और एक देखो वर्ब के रूप में रिफ्लेक्ट का मतलब किसी चीज़ में शो करना, वो दर्शाना, शो। और रिफ्लेक्ट का यहाँ पे मतलब है, ये भी वर्ब ही है, तो एक मतलब हो गया इसका शो करना और दूसरा मतलब होता है बहुत गहराई से किसी बात को सोचना। टू थिंक डीपली, किसी बात को बहुत गहराई से सोचना, टू थिंक डीपली। So I thought about the times when people made brave decision without knowing whether they would succeed. ये है इस लाइन का मतलब। So I reflected on the leaps. Reflected means I thought, मैंने सोचा। leaps का मतलब होता है जब आप कोई छलांग लगाते हो, कोई आप डिसीजन लेते हो। लीप ऑफ फेथ का मतलब है कि आपने भरोसा करके, फेथ का मतलब भरोसा हो गया, तो आपने भरोसा करके कोई काम किया है ना। जैसे कि आपने अब जैसे यहाँ पे देखो, गेटिंग मैरिड एंड मूविंग आउट ऑफ पेरेंटल केयर टू अ न्यू होम एंड अ न्यू प्लेस इज अ लीप ऑफ फेथ बिल्ट ऑन द फेरी टेल बिलीव ऑफ लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जैसे कि अगर हम शादी कर रहे हैं, ये भी तो एक लीप ऑफ फेथ ही है। आप भरोसा कर रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में सब अच्छा ही होगा, तो ये आप भरोसा कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा आपने इमेजिन किया है। तो ये देखो, आपने एक ब्रेव डिसीजन लिया है, बिना हम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो शादी जब होती है या आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ये सब लीप ऑफ फेथ है। आप भरोसा करके ही वो काम कर रहे हैं जिसमें आप श्योर कैसे हो सकते हैं यार किसी फ्यूचर के काम को लेके। काम तो करना ही है। सो गेटिंग मैरिड, मूविंग आउट ऑफ योर पेरेंटल होम टू अ न्यू फैमिली एंड अ न्यू प्लेस इज़ अ लीप ऑफ फेथ, जो आपकी किस चीज़ पे बना है, फेरी टेल बिलीफ पे कि लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। हाँ, तो
खुशी से रहेंगे हम जीवन भर। रियलिटी में सच अ फेरी टेल एंडिंग इज़ नॉट यूनिवर्सल। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ में ऐसा ही हो कि सबकी स्टोरी फेरी टेल, मतलब फेरी का मतलब होता है आपका परियों वाली कहानी में ही वो ख़त्म हो, हैप्पी एंडिंग ही हो सबकी। अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस टेस्ट करते हैं हमारे रेजिलियंस को, हमारे डिटर्मिनेशन को, और अगर हम और वो इरोड कर देते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को, राइट। ऐसे होता है कि अगर हमने जिस भरोसे से वो काम शुरू किया वो नहीं हुआ, तो अब यही तो समय होता है, वो जो अनप्लेजेंट सिचुएशंस होती हैं, जो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये हमारे रेजिलियंस को, हमारे डिटर्मिनेशन को, हमारे एंड्योरेंस को चेक करते हैं, और डेफिनेटली ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी तो इरोड करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि फेल होने के बाद भी वो नॉर्मल फील करेगा, ऑब्वियसली, बट आपको वहाँ से ओवर पार करना पड़ेगा। ओवरवेलमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवरवेलम हो जाना, मतलब किसी भी चीज़ से भर जाना। पॉजिटिव हो सकता है, आप किसी हैप्पीनेस से आप ओवरवेलम हो गए, जैसे कि जब मुझे आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं तो मैं ओवरवेलम हो जाती हूँ। तो ओवरवेलम मीन्स आप अच्छी चीज़ों से भी आप भर गए, खूब बाढ़ आ गई, या नेगेटिव चीज़ों से भी हो सकते हैं। हाँ, सो ओवरवेलमिंग सर्कमस्टांसेस मतलब जब वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, कैन बी हैंडल्ड इफ देयर आर पीपल टू कन्फाइड इन, लव्ड वंस हु कैन एक्ट एज सेफ्टी नेट्स। देखो यहाँ पे, तो ये ओवरवेलमिंग सर्कमस्टांसेस मतलब अब ऐसे सर्कमस्टांस जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है तभी इफ़ देयर आर पीपल, अगर वहाँ पे लोग हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिनके साथ आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, आपके वो लव्ड वन जो आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह, जब आप वल्नरेबल हैं, आप जिस पल में आप कमज़ोर हैं, उस पल में वो आपको समझा सकते हैं, आपको सहारा बन सकते हैं आपका, तो ऐसी सिचुएशंस भी हैंडल की जा सकती हैं। कंपोस्ट का मतलब होता है एकदम काम, है ना, शांत दिमाग। हेल्प करता है टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। अब हमारा दिमाग तो एकदम डिस्टर्ब्ड है, तो हम तो समझ नहीं सकते, तो वो व्यक्ति जो हमारा क्लोज वन है वो हमसे बेहतर सिचुएशन को समझेगा और वो सॉल्यूशन निकाल सकता है। सेफ्टी नेट्स कम इन मैनी फॉर्म्स। अब ये जैसे हमारे लव्ड वन की बात कर रहे हैं, तो आपके केयरिंग पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सपोर्टिव स्पाउस। स्पाउस का मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी, सपोज आप मेल हैं तो आप हस्बैंड हो गए, और आपकी पत्नी आपकी स्पाउस है, वाइफ है के रूप में। अब वाइफ है मतलब आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड आपके स्पाउस हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कंसीडरेट फ्रेंड, अच्छा कंसीडरेट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। सो कंसीडरेट का मतलब होता है जब आप बहुत थॉटफुल हैं, आप दूसरों के प्रति दयालु हैं, काइंड हैं, आप जेनरस हैं, आप केयरिंग हैं। सो आपका दोस्त जो थॉटफुल हो, ऐसा ना हो कि कभी सुनने की क्षमता ही ना हो, बस बक 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 किए जाए, तो ऐसे दोस्त पे आप कैसे क्या करोगे, क्या बोलोगे उसको, वो समझ तो रहा ही नहीं है। तो ये सब आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके सपोर्टिव स्पाउस, आपके फ्रेंड्स जिन पे आप डिपेंड कर सकते हैं, या फिर अब आपके अंदर ही वो इनहेरेंट मतलब आपके अंदर वो नेचुरल ही वो है, नेवर से डाई एटीट्यूड, मतलब कुछ भी हो जाए मैं तो अपने आप को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं इन सिचुएशन से लड़ूंगा। Taking up a new job, shifting to a new place and starting a new venture can all be seen as leaps of faith toward becoming successful. Absolutely, हम न्यू जॉब करते हैं, हम नए प्लेस पे शिफ्ट होते हैं, हम नया बिजनेस शुरू करते हैं, ये सब हम एक भरोसे से ही तो कर रहे हैं ना कि हम इस काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। However, during the inevitable down phases, privileged are the one who get to hear reassuring words such as "Don't worry, I'm here for you." आगे क्या बोले, However, लेकिन during the inevitable down phase, अब देखो डाउन फेज के आगे एडजेक्टिव यूज किया है इन्होंने, इनएविटेबल। इनएविटेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जाता है। मतलब इनएविटेबल है वो चीज़, मतलब वो श्योर है, वो होगा ही होगा, समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट इज श्योर टू हैपन, कि वो होगी ही होगी। तो अब अगर हम बिजनेस, अरे लाइफ है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही ग्राफ चलता रहे, ऊपर का चले नीचे का चले, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में जैसे हार्ट बीट है ना, अप एंड डाउन हो रही है, वैसे ही ये है भैया, ये ग्राफ है, ये ऊपर नीचे रहेगा। तो इनएविटेबल है डाउन फेज को आना, है ना। तो प्रिविलेज्ड कौन होता है, प्रिविलेज्ड मतलब ब्लेस्ड,
हम ब्लेस्ड हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास एडवांटेज है। तो प्रिविलेज यहाँ पे ब्लेसिंग के सेंस में दे रहा है, आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप ब्लेस्ड आर द वंस, ब्लेस्ड वो लोग हैं जिनके पास में ऐसे शब्द सुनने के लिए, मतलब ऐसे शब्द उनको बोले कोई व्यक्ति कि चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ, है ना। सो ये ऐसे अगर आप मतलब बहुत डाउन फेज में हैं और आप ब्लेस्ड हैं, अगर आपके पास में ऐसे शब्द बोलने वाला कोई व्यक्ति है, डोंट वरी आई एम विद यू, आई एम हेयर फॉर यू, तो अगर आपके पास में ऐसा कोई पर्सन है जो आपको ये बात बोल सके तो डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड, है ना। अगर भले ही वो उन्होंने कोई वर्बल ना हो के वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, जैसे कि लुक ऑफ कंसर्न जनरली ये पेरेंट्स का होता है, या काइंडनेस और अ जेंटल हैंड ऑन द शोल्डर इफेक्टिवली कन्वे यू कैन काउंट ऑन मी जस्ट रीच आउट, है ना। पेरेंट्स यही होते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बातें इतना एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो चिंता से वो आपकी तरफ देखेंगे, उनकी आंखें आपकी तरफ देख रही हैं, बेटा कुछ हुआ, बेटी कुछ हुआ तो मुझे बता देना, प्यार से आपको बोल रहे हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, तू तो शेर है हमारा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जेंटल हाथ उन्होंने आपके कंधों पे रखा, तो वो उतनी ही इफेक्टिवली तरीके से अपनी बात को आप तक पहुंचा दिया उन्होंने कि तुम मुझ पे काउंट ऑन कर सकते हो। काउंट ऑन मी मीन्स यू कैन डिपेंड ऑन मी, तुम मुझ पे डिपेंड हो सकते हो, मुझ पे निर्भर हो सकते हो, अपनी बात मुझे शेयर कर सकते, यू कैन रिलाई ऑन मी, तुम मुझ पे निर्भर कर सकते हो। यू नो, काउंट ऑन मीन्स डिपेंड होना किसी का, आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं। जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हमें मोमेंटम देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं आगे बढ़ने के लिए, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय रूमिनिएटिंग ओवर बिटर इंट्रैक्शंस एंड फीलिंग सॉरी फॉर वन सेल्फ। रूमिनिएट मतलब रूमिनिएट करने का मतलब है आप किसी बात के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, सो टू थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन। तो अब देखो, अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको चिंता नहीं करना है, तो आप ऐसे शब्द आपको एनर्जी देते हैं और आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप वो जो बिटर इंटरेक्शन मतलब जो गलत नेगेटिव जो सिचुएशन में जो आपके साथ हुई है उसमें ही बार बार फंसे रहने से, और अपने आप को अपने लिए कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, अपने लिए आप सॉरी फील कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने में ऐसे शब्द हमारी हेल्प करते हैं। तो हमें क्या करना है, हम डेफिनेटली फॉल करेंगे, हम लर्न करेंगे, हम फिर राइज होंगे, और ये रिपीट सिचुएशन चलती रहती है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आर्टिकल, और इसका जो वे ऑफ राइटिंग था दैट इज़ अमेजिंग, लिटरली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और अब आपको ऐसा लगता है कि मैम इतनी टफ इंग्लिश हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इजी तो आपको ऑलरेडी आ ही रही है, राइट। इजी में जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वाले शब्द होते हैं, वो जो उठा के ट्रांसलेट कर लो, वो समझ जाओ, वो तो आपको आता ही है ऑलरेडी। तो अब हमें अपने आप को पुश करना है, अपनी बाउंड्री को क्रॉस करना है, ताकि हम देखें, ताकि हम समझें। इजी तो हम लिख ही रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ अब से आपको करनी है, जैसे आपकी हर बात को मैं मानती हूँ वैसे ही मेरी बात आपको माननी होगी। और वो क्या है, वो ये है कि आज के आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, ठीक है, इसका आपको जो जिस्ट है, मतलब जो इसकी समरी है, वो आपको लिखनी है। आप एवरीडे, अगर आज ही से शुरू कर रहे हैं तो आज आप अपनी डायरी लीजिए, उसमें आप डे 1 लिखिए, और आज जितना ये आर्टिकल है इसको रीड करने के बाद में इसका 50 वर्ड्स में, मैक्स टू मैक्स 60 to 70 वर्ड्स में इसका ओवरव्यू आप लिखेंगे। इससे पता है क्या होगा, जब आप लिखने बैठेंगे तो आपके पास शब्दों की कमी पड़ेगी, और जब आप उनको सोचेंगे तो फिर आप बहुत सारा टाइम लेंगे, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप आज से ही एवरी डे आप अपने आर्टिकल की समरी अपने लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए लिखेंगे। चाहे आप कोई भी वो स्टूडेंट हों जो अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपको एवरी डे इस आर्टिकल का 50 to 70 वर्ड्स में समरी लिखनी है। तो जैसे मैं आपकी बात मानती हूँ, आपको भी मेरी बात माननी होगी। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मुझे बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करे बिना नहीं जाना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं पर ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये BPI स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम। अपना ध्यान रखो, बाय एवरीवन।